सो नेक्स्ट पार्ट इज योर फार्माकोथेरेपी ऑफ डायबिटीज मिलिटस। अभी आपने इंसुलिन का देखा, पूरा कच्चा चिट्ठा सब साफ कर दिया आपके सामने। अभी डायबिटीज मिलिटस कि डायबिटीज कितने टाइप के होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, कौन सा डायबिटीज को जुवेनाइल बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, किसको टाइप 1 टाइप 2 बोलते हैं। ठीक है। सो डायबिटीज मिलिटस, इट इज अ chronic metabolic disorder caused by factors like insulin deficiency and insulin resistance। ठीक है, दो कारण से होता है। एक तो आपका इंसुलिन बनता ही नहीं है आपके बॉडी में। ठीक है। और दूसरा जो बनता भी है तो उसके लिए आपका रिसेप्टर जो है वो रेजिस्टेंट हो चुका है। मतलब एक तो पहला कारण है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बनता नहीं है। इसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है और आपका वो यूरिन में भी आ रहा है, तो उसको बोलेंगे डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज मिलिटस। और जो बन रहा है इंसुलिन वो भी पूरा मतलब एक्ट नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है उसको। so that is nothing but the diabetes mellitus। So chronic metabolic disorder in which is because of the factors like insulin deficiency, full insulin deficiency or insulin resistance। the etiology, इसका रीजन क्या है? etiology of diabetes mellitus may be either it may be genetic or due to bad eating habits। अगर ड्रिंक करते हो आप ज़्यादा, नॉन वेज ज़्यादा खाते हो, या फिर आप मतलब फाइबर्स वगैरह कुछ खाते नहीं हो, सिर्फ ग्लूटान का डाइट लेते हो, तो उसमें भी हो सकता है। ड्यू टू बैड ईटिंग हैबिट्स, ड्रग्स एंड एक्सरसाइज। सो कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोज हाइपर का इस ग्लाइसेमिया मतलब इंक्रीज ग्लूकोज लेवल ऑफ बॉडी देन नॉर्मल। देन ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज इन द यूरिन। हाइपरलिपिडेमिया मतलब इंक्रीज द लिपिड level than the normal। Okay, negative nitrogen balance and sometimes ketonemia। Ketonemia means presence of ketone bodies in the urine। Okay, so fasting glucose level कितना होता है आपको मालूम है। So if fasting glucose level exceeds 120 milligram deciliter or postprandial more than 200 milligram per deciliter, then it is a diabetes mellitus। that is nothing but the diabetes mellitus। ये अगर आपको है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका 126 प्लस है तो उसको बोलेंगे डायबिटीज मिलेटस। टाइप्स ऑफ डायबिटीज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4। ठीक है, यहाँ पे देखो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, माउस के ऊपर फोकस करो बॉस। टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप फर्स्ट डायबिटीज नोन एज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। याद रखो, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। सो टाइप 1 इज नथिंग बट द जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। जुवेनाइल मतलब क्या है? जुवेनाइल मतलब छोटे बच्चे। ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जुवेनाइल onset डायबिटीज मिलिटस और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस, दैट इज टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट को क्या बोलते हैं? जुवेनाइल onset डायबिटीज मिलिटस और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। अभी ये इंसुलिन डिपेंडेंट है तो दूसरे कोई ड्रग उसके ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे। मतलब बाकी के जो ड्रग्स है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, सो दे आर यूजलेस इन केस ऑफ टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलिटस। अगर टाइप फर्स्ट डायबिटीज किसी को है तो उसको इंसुलिन की बजाय दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। वो जब तक जिंदा है उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा। ठीक है। सो दैट इज टाइप फर्स्ट डायबिटीज because it is a insulin dependent diabetes mellitus। Okay, so patient live on insulin for lifetime। Destruction of pancreatic beta cells, most most of them are the ऑटो इम्यूनोटाइप। ये क्यों होता है? क्या होता है कभी कभी ऑटो इम्यूनोटाइप मतलब जो पैंक्रेटिक सेल्स है, बीटा सेल्स, वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है अपने बॉडी में। न कोई अदर रीजन, दूसरा कोई रीजन नहीं है उसके लिए। दैट इज ऑटो इम्यूनोटाइप मीन्स नो बीटा सेल्स विल, बीटा सेल्स मीन्स जो बीटा सेल्स होता है पैंक्रेट का, सो दे विल एक्ट एज एंटीजन एंड योर बॉडी itself will recognize your own beta cell as an antigen and they will destroy it। So that is the reason of juvenile onset diabetes mellitus or insulin dependent diabetes mellitus। Now type 2 diabetes, type 2 diabetes it is known as a maturity onset diabetes or non insulin dependent diabetes, that is NIDDM। पहला क्या था? इंसुलिन डिपेंडेंट, IDDM। ठीक है, IDDM यहाँ का, ये क्या है? NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus। अभी यहाँ पे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है मतलब या इंसुलिन की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इंसुलिन है बाप। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंसुलिन ही प्रोडक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो गए, हो चुके हैं सेल, आप तो कहाँ से बनेगा? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इंसुलिन बनेगा लेकिन वो इंसुलिन बना है लेकिन वो यूजलेस है। क्यों? क्योंकि उसको रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका। मैच्योरिटी onset डायबिटीज और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus, it is a emergency treatment required। emergency treatment requires insulin but patient can live without insulin। इमरजेंसी में इंसुलिन देना पड़ेगा आपको बट पेशेंट कैन लिव विदाउट इंसुलिन।
So here what happens, abnormality of glucose receptor to the beta cells, abnormality of glucose receptor to the beta cells. तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज का एबनॉर्मलिटी होने के कारण, रिसेप्टर का एबनॉर्मलिटी होने के कारण ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर नहीं जाएगा और इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये होता है। अगर होगा भी तो कम होगा। पेशेंट हैज इंसुलिन इन द प्लाज्मा, रिस्पॉन्स टू द इंसुलिन कॉन्सेंट्रेशन, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस इज देयर। इसमें क्या होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन कम होगा और जो इंसुलिन है उसका भी रिस्पॉन्स कम होगा। मतलब इंसुलिन तो है बॉडी में लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस इज देयर। ऑकर्स इन द ओबेस अडल्ट, जिसका ओबेसिटी है उसमें ये ज्यादा पाया जाता है। सो जो भी ज्यादा खाने पीने का शौकीन रखता है, जो जिसके भी ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन हो चुका है, तो उनमें लेटर स्टेज में डायबिटीज होता है। So obesity is one of the most important cause for type 2 diabetes. तो obese adult में occurs होता है, occurs in obese adult complicated by ketoacidosis, result in the sensitivity, reduced sensitivity and because of it reduced utilization of glucose. तो ये होता है टाइप 2 डायबिटीज में। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन यहाँ पे होता है लेकिन उसका रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंसुलिन ही नहीं होता क्योंकि आप बीटा सेल्स डिस्टर्ब हो चुके हैं। याद रखो, टाइप 3 डायबिटीज, it is due to the hormonal disorders and drugs. Okay, type 3 type 3 diabetes is because of hormonal disorders and drugs treated by oral hypoglycemic agent. ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगता। टाइप 4 डायबिटीज इज नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, एंड इट इज अगेन ट्रीटेड विद द इंसुलिन। जेस्टेशनल मतलब ये जो है बूढ़े लोगों में होता है। जेस्टेशन पीरियड जो जिसको बोलते हैं अपन, उसमें होता है जो जिनका लाइफ हो चुका है ऑलरेडी, जो 80 70s 80s 90 ईयर के ओल्ड है। नाउ इंसुलिन डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन, भाई इंसुलिन डिफिशियंसी अगर है, आपको इंसुलिन नहीं है आपकी बॉडी में, तो क्या होगा, सो इंक्रीज इन द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, decreases the synthesis of glycogen in the liver and muscle. So अगर इंसुलिन डिफिशियंसी है आपको, तो क्या होगा, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ग्लूकोज का ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ज़्यादा होगा, डिक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, कम होगा ग्लाइकोजन का सिंथेसिस लिवर में मसल में, एंड इंक्रीज द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। क्यों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज है वो नॉर्मली क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए कि किसके फॉर्म में, आपके ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लेकिन इंसुलिन की डिफिशियंसी होने के कारण ये बनता ही नहीं, लिवर में जाता ही नहीं, लिवर में बनता ही नहीं ग्लाइकोजन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया ग्लूकोज बनता है। इंक्रीज द लिपोलाइसिस एंड इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड्स, increase the gluconeogenesis with increased hepatic glucose output, increase the ketogenesis, decrease the lipogenesis and depressed cell mediated immunity। तो डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसमें इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो जाता है, तो इसीलिए तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जल्दी होता है डायबिटीज को। तो बोला था ना पहले गवर्नमेंट ने, जो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन का है, जिनको कोई ऑर्गन रिप्लेसमेंट है, तो दोज काइंड ऑफ पेशेंट दे आर मोर वल्नरेबल फॉर द getting COVID-19 easily because their immunity is already compromised। कि इंसुलिन का डिफिशियंसी अगर होगा तो उसमें क्या होगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है, ओके, सो वो कम होता है, उसमें इसका इम्यूनिटी कम होता है, ताकि और इसके कारण डायबिटीज को वाले को तो जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा कोविड-19। नाउ नेक्स्ट इज classification of oral anti-diabetic drugs. Now classification of oral anti-diabetic drugs और oral hypoglycemic drugs। ठीक है, यहाँ पे पहले स्लाइड पे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। ठीक है, सो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कितने हैं, और पेरेंटल, पेरेंटल में क्या आता है आपका, इंसुलिन आता है, इंसुलिन उसका इंसुलिन एनालॉग, ओके, देन ये इंसुलिन इंसुलिन एनालॉग। ठीक है, ये छोड़ो, अभी ओरल हाइपरग्लाइसेमिक, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक और हाइपोग्लाइसेमिक वन एंड द सेम टर्म। ठीक है, ओरल, ठीक है, सो दोज ड्रग which will stimulate the insulin release। okay, oral hypoglycemic drugs, in that there are two types. First, those drugs which will release the insulin release, which will stimulate the insulin release, and those which will act by other mechanism. Now we'll see first. So those drugs which will stimulate the insulin release, they are classified into, first one, sulfonyl urease, sulfonyl urease and meglitinides। मेग्लिटिनाइड्स उसमें तो है रेपा ग्लिनाइड एंड नेटा ग्लिनाइड। मेग्लिटिनाइड्स,
मेग्लिटिनाइड्स उसमें दो है, रेपाग्लिनाइड एंड नेटाग्लिनाइड। और सल्फोनिल यूरिस में क्या है, सल्फोनिल यूरिस अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आता है आपका क्लोरोप्रोपामाइड टोल्बिटामाइड, सेकंड जनरेशन में आता है आपका ग्लिपिजाइड, ग्लाइकाजाइड एंड ग्लिपेंकेमाइड, ठीक है। नाउ अदर मैकेनिज्म से जो ड्रग है, ड्रग विद अदर मैकेनिज्म व्हिच विल डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल बाय अदर मैकेनिज्म। सो उसमें आता है बायगोनाइड्स, बायगोनाइड्स में आता है आपका मेटफॉर्मिन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। So metformin belongs to which class of oral antidiabetic drug? So it is a bigonides. दो बाइगोनाइड्स मतलब दो गोनाइड, गोनिडिनो ग्रुप जो है वो दो होते हैं इस स्ट्रक्चर में। सो बाइगोनाइड्स। देन थायोजोलिडिन डायंस, थायोजोलिडिन डायंस एग्जांपल पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन। देन अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, मैंने बोला था अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर के बारे में। So they will prevent the absorption of glucose. For example, acarbose, मिग्लिटॉल, मिग्लिटॉल, acarbose, velgibose, velgibose, acarbose and मिग्लिटॉल, ठीक है। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। नाउ D2 receptor agonist, dopamine 2 receptor agonist, example bromocriptine. Then dihydropyrimidine 4 inhibitor, DPP 4 inhibitors like silagliptin, vildagliptin, sexagliptin and alogliptin. देन सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स, ये GLT2 इनहिबिटर, मैं ये भी बोला था आपको दो क्लास। ये क्लास तो आपको ये मालूम होना चाहिए आपको, ये दो क्लास और ये इंसुलिन। बाकी ये भी बोला था कि इंसुलिन स्टिमुलेटर, बस उसका सब क्लास नहीं बोला था, ठीक है। तो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स, डेपा डेपा ग्लिपोजोसिन, देन canagliflozin, dapagliflozin and canagliflozin. So this is just a classification, you have to remember it, okay। ये क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये ग्लिटाजोन कौन सा है, किसका कैटेगरी है, ग्लिटॉल। चलो आप क्लासिफिकेशन अगेन, क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक और ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक on the same। So first class, those which will increase the insulin secretion, those drug which will stimulate the insulin secretion। So in that case you have different classes। first one is a sulfonyl ureas, सल्फोनिल यूरिया, इसमें सल्फम ऑयल ग्रुप होगा और सल्फोनिल यूरिया ग्रुप होगा, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म होता है एटीपी, पोटेशियम सेंसिटिव एटीपी चैनल ब्लॉकर्स, दे आर आल्सो नोन एज पोटेशियम सेंसिटिव एटीपी चैनल ब्लॉकर्स और केटीपी चैनल ब्लॉकर्स उसको बोलते हैं। सो इसमें दो होता है, फर्स्ट जनरेशन फॉर एग्जांपल टोल्बिटामाइड, सेकंड जनरेशन ग्लिबेंकेमाइड, ग्लिबेंकेमाइड इज आल्सो नोन एज ग्लाइबुराइड, then glipizide and glimepiride। So these are the drug of sulfonylureas। Now next one is meglitinides or phenylalanine analogs, meglitinide or phenylalanine analogs। तो रोपाग्लिनाइड and netaglinide, these are the example। then GLP-1 agonist, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड एगोनिस्ट, जो मैंने हार्मोन बोला था आपको, जैसे इंटेस्टाइन में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे पैंक्रियाटिन, सिक्रेटिन, देन जीएलपी एक होता है, जीएलपी मतलब ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, वो भी क्या करता है, इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है रिलीज करने के लिए, ठीक है। सो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड एगोनिस्ट, दैट्स व्हाई ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड एगोनिस्ट वो यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेटिनाइड एंड liraglutide, exenatide and liraglutide, these are the GLP-1 agonist, glucose like peptide agonist। then dipeptidyl peptidase inhibitors, DPP4 inhibitors, so they are like selagliptin, vildagliptin, sexagliptin and linagliptin। gliptins जो होता है gliptins, they are nothing but the dipeptidyl पेप्टिडेज इनहिबिटर, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कौन से कैटेगरी का ड्रग है। सो इट इज अ DPP4 इनहिबिटर। GLP-1 एगोनिस्ट होता है, DPP4 इनहिबिटर होता है। तो इसके बारे में अभी सल्फोनिल यूरिस सबको मालूम है, तो सल्फोनिल यूरिस के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे, पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स, ये KTP ब्लॉकर, इसके लिए मैंने ये ब्रैकेट में ये भी लिखा है। कैसे भी क्वेश्चन आया तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास इज दिस वाज द फर्स्ट क्लास, दोज व्हिच विल इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रेशन और दोज ड्रग व्हिच विल स्टिमुलेट द insulin secretion। Now next class के क्या है, those drugs which will overcome the insulin resistance, कि जो टाइप 2 डायबिटीज में होता है इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें कौन से ड्रग यूज करेंगे यहाँ पे, उसमें आता है फर्स्ट क्लास बायगोनाइड्स। बायगोनाइड्स में उसको ये भी बोलते हैं AMP, पोटेशियम AMP एक्टिवेटर। सो फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन एग्जांपल। मिसलेनियस ड्रग्स like thiazolidine dions, they are known as PPAR gamma activators, example is pioglitazone, इसके बारे में बाद में बात करें।
प्लायोग्लिटazone, देन अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर अगैराबोस, मैग्नेटॉल, वोल्गिबोस, ये मैंने बोला, देन अमाइलिन एनालॉग लाइक प्रेमिलिनटाइड, then D2 receptor agonist bromocriptine, sodium glucose SGLT2 transport inhibitor, sodium glucose contraport 2 inhibitors, that is a SGLT2 inhibitor like dapagliflozin, dapagliflozin और और एक जगह मैंने बोला था। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी दिखाया आपको। सल्फोनिल यूरिएज, टोल्बिटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लिबिक्योमाइड एंड ग्लिम्प्राइड, इसका मैकेनिज्म एक्शन, उसका एडवर्स रिएक्शन, उसका एडीएमई, फार्माकोलॉजी, सब इसमें। सो नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग, टोल्बिटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लिबिक्योमाइड, ग्लिमिपिराइड, तो इसका सल्फोनिल यूरिएज का मैकेनिज्म एक्शन, so they will stimulate the pancreas, they will stimulate the beta cells of pancreas to release the beta cell, to release the insulin, also increases the beta cell sensitivity to the glucose. Sulfonyl urea receptor like ATP dependent potassium channel, that is why वो वहाँ पे नया नया मैकेनिज्म बोला था, ATP dependent potassium channels जो होता है रिसेप्टर होता है उनका, सल्फोनिल यूरियाज का, so they are present in the cell membrane of the beta cell. Activation of potassium channel results in the influx of calcium and depolarization of cell membrane and release of insulin by exocytosis. So that's how they will increase the release of insulin, decrease the blood sugar level. That is mechanism of sulfonylurease. Liver पे क्या होगा? Inhibition of gluconeogenesis and glycogenolysis in the liver. लीवर में क्या करेंगे ये सल्फोनिलयूरिस? इनिबिशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो नया ग्लूकोज बन रहा है फ्रॉम द अदर सोर्स, उसको भी इनहिबिट कर देंगे ताकि ग्लूकोज लेवल बढ़े ना। और ग्लूकोजिनोलाइसिस मतलब क्या, सॉरी ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब क्या, जो ग्लाइकोजन है स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसका ब्रेकडाउन होने के बाद ग्लूकोज बनता है, उसको भी इनहिबिट कर देंगे ताकि ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाए। ओके, याद रखो। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, पीओ एडमिनिस्ट्रेशन, पीओ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब oral administration. So these drug will lower the blood sugar level in non-diabetic and selected diabetic, and also lower the increased plasma-free fatty acids levels in the diabetic patient. Sulfonylureas are effective only when pancreas are functioning. मतलब ये जो sulfonylureas है ये कब रहेंगे एक्टिव, ये यूजफुल कब रहेंगे, मतलब पूरा पैंक्रिया आपका खराब नहीं हो चुका है, मतलब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो कुछ सेल्स वहाँ पे जिंदा है, सब नहीं मर गए, सब नहीं गए शमशान में, अगर कुछ बचे होंगे वहाँ पे सेल्स तभी ये ड्रग्स एक्ट करेंगे, क्योंकि दे यूज टू इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रेशन बाय बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। अगर वो अभी बीटा सेल्स ही नहीं रहेंगे तो वो किसको इंक्रीज करेंगे और किसको स्टिमुलेट करेंगे? सो दैट्स व्हाई, सो दे आर नॉट इफेक्टिव इन द where the patient in which there is a absence of beta cells. So sulfonylureas are effective only when pancreas are functioning. Patient on sulfonylureas treatment tends to gain weight. अगर जो डायबिटिक है इसमें अगर सल्फोनिलयूरियास ड्रग देंगे तो उसका वेट गेन हो जाएगा, वो वेट बढ़ जाएगा, ये एडवर्स इफेक्ट है उनका, वेट गेन। नाउ एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, सो दे आर रैपिडली एब्सॉर्ब फ्रॉम द स्टमक, from GI tract. Food will reduce the absorption. They are extensively metabolized in the liver. They are extensively bind to plasma protein, metabolized in the liver and excreted through kidney. Adverse reaction क्या है इसके? So adverse reactions of sulfonylureas. So weight gain is moderate weight gain. Then hypoglycemia can result due to overdose, decrease in the food intake, vomiting, liver and kidney disease, protein displacement interaction with the drugs, जैसे वारफेरिन हो गया और सल्फोनिलयूरेज साथ में देंगे तो सल्फोनिलयूरेज का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो वैसा। सो ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है उनमें, जो ड्रग प्रोटीन को बाइंड करते हैं उसमें। देन एलर्जिक रिएक्शंस, तो आपको यह याद रखना कि वेट गेन इज द एडवर्स इफेक्ट। देन एलर्जिक रिएक्शन, सल्फोनिलयूरेज कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन लाइक सल्फोनामाइड्स, बोन मैरो डिप्रेशन, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ग्रेनुलोसाइटोसिस। देन मेन एडवर्स इफेक्ट, अगेन अनदर मेन एडवर्स इफेक्ट इज कोलेस्टैटिक जॉन्डिस, मतलब या जो बाइल डक्ट होता है आपका, वहां पे क्या करेंगे, वो बाइल डक्ट जो है उसका जो डक्ट होता है वो बंद कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड में जो जो ये जो होता है बाइल एसिड्स, बाइल सॉल्ट्स, वो बढ़ जाएंगे, मतलब आपको जॉन्डिस करा देंगे। सो कोलेस्टेटिक जॉन्डिस occasionally can cause pulmonary eosinophilia and caused by, it is caused by chlor. Now therapeutic uses of this sulfonylureas, they are used for the treatment of fresh case of maturity onset diabetes, that is type 2 diabetes mellitus जो होता है, non insulin dependent diabetes mellitus,
और डायबिटीज इंसिपिडस, इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ सल्फोनिल यूरेज, दे आर इनइफेक्टिव इन द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलियट, टाइप 1 में नहीं यूज करते, सो दे आर इनइफेक्टिव इन द डायबिटिक कोमा, आल्सो इनइफेक्टिव, ओके। देन प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन और हेवी कीटोन्यूरिया, इसमें भी इनइफेक्टिव है। डायबिटीज ड्यू टू पैंक्रियाटोमी, अगर पैंक्रियाटोमी मतलब क्या, ये कौन सा भी टॉमी रहने दो, ग्रेनिक टॉमी, पैंक्रियाटोमी, कौन सा भी टॉमी आया तो समझ लेना का उसको रिमूव किया। टॉमी को हकल देते ना अपन, घर से टॉमी आ गए, दूसरे का टॉमी आ गए तो हकल देते, लेकिन यहाँ पे अपने ही टॉमी को निकाल देते। ठीक है, पैंक्रियाटोमी मतलब क्या कि पैंक्रियास को निकाल देना। अगर आपको, अगर आपका ये हो गया कि ऑटो इम्यून डिसीज हो गया, तो आपकी के सेल के अगेंस्ट में इम्यूनिटी हो जाती है आपको, मतलब एंटीजन बनता है और उसका फिर कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इससे अच्छा कि वो पैंक्रिया निकाल के फेंक दो बाहर, तो आपके बॉडी में से पैंक्रिया निकालेंगे बाहर फेंक दो, पूरा नहीं लेकिन बीटा सेल्स वाला। सो दैट इज नथिंग बट द पैंक्रियाटोमी। देन सर्जिकल डायबिटीज सेम with long standing. So these are the limitations of sulfonylureas. Now we'll see the next point. Bigonides. Second class is the bigonides. Bigonides. Bigonides जो class है उसमें आता है आपको फेनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, बाइगोनेट्स। So in this case, free gonadin radical is important for hypoglycemic activity. ये जो गोनेडिन बाइगोनाइड्स है इसमें गोनेडिनो ग्रुप होता है। ओके, गोनेडिनो ग्रुप मतलब डबल यूरिया, तो गोनेडिनो ग्रुप मतलब डबल यूरिया ग्रुप। ठीक है, सो बाइगोनाइड्स, द फॉर द एक्टिविटी ऑफ दिस ड्रग फ्री गोनेडिन रेडिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर hypoglycemic activity. Now mechanism of action, they do not stimulate the pancreatic beta cells to release the insulin. Okay, आप बोलेंगे सर स्टिमुलेट नहीं करते तो कैसे करेंगे? So several mechanisms are involved in the decreasing the serum glucose level. So decreasing the hepatic gluconeogenesis, तो वो क्या करेंगे, जो लिवर में ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो नया ग्लूकोज बन रहा है नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से, उसको कम करेंगे। ओके, इंक्रीज इन द पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, जो ऑलरेडी ग्लूकोज है बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। डिले इन ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन, ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन बढ़ा देंगे तो मतलब जल्दी नहीं होने देंगे। देन इंक्रीज इन द सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यू टू द इंसुलिन एंड रिडक्शन इन द एपेटाइट। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बाइगोनेट्स क्या है कि they will not stimulate insulin release, they will prevent the gluconeogenesis in the liver, they will increase the peripheral utilization of glucose, मतलब जो भी टिश्यूज है, जो भी सेल्स है उसका यूटिलाइज करने के लिए वो बढ़ा देंगे, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा देंगे। डिले इन द ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन, इंक्रीज इन द सेंसिटिविटी टू पेरिफेरल टिश्यू, जो टिश्यूज का सेंसिटिविटी कम हो चुका है उसके लिए सेंसिटिव बढ़ा देंगे इंसुलिन के लिए। सो दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन द टाइप 2 डायबिटीज। एंड द रिडक्शन ऑफ एपेटाइट, मतलब आपका भूख को कम कर देंगे, भूख जो है आप खाते जो खाने का कम कर देंगे, खाना कम कर देंगे। नाउ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ these biconides. So these drugs don't lower the sugar level in the normal subject. अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आपने बाइकोनाइड का या फिर मेटफॉर्मिन का टैबलेट लिया तो आपका शुगर लेवल नहीं होगा, लो नहीं करेंगे। सो दे डू नॉट लोअर द शुगर लेवल इन नॉर्मल सब्जेक्ट बट लोअर्स इन द डायबिटिक, लेकिन जिसको डायबिटीज है उसमें करेंगे। सो दिस ड्रग पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड सल्फोनिलयूरियाज। जो सल्फोनिलयूरिया क्लास देखा था अपन ने, या फिर इंसुलिन है और बॉडी में थोड़ा बहुत, तो इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं ना, दैट्स व्हाई। सो दे विल पोटेंशिएट, दे विल इंक्रीज द एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड sulfonylureas drug. These drugs may develop ketoacidosis with the minimum hyperglycemia and glycosuria because they do not elevate the ketogenesis, मतलब increase नहीं करते ketogenesis. Total plasma LDL, low density lipoprotein and cholesterol triglyceride levels will also not be increased. Absorption, distribution, metabolism and elimination of these bicarbonate. So they are adequately absorbed from the oral administration, particularly metformin, now also it is used. अभी भी tablet मिलता है metformin का. So metformin and largely excreted in the urine unchanged. इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ये ऐसे ही एक्सक्रीट हो जाते हैं। एडवर्स रिएक्शन क्या है? अनप्लीजेंट बिटर और मेटालिक टेस्ट ड्यू टू बाइगोनाइट्स। ये देखो यहाँ पे यूरिया ग्रुप्स थे, 2 यूरिया ग्रुप्स थे बाइगोनाइट्स में, उसकी वजह से क्या होगा? अनप्लीजेंट बिटर टेस्ट आएगा या फिर मेटालिक टेस्ट आएगा आपको। सो दैट इज द एडवर्स इफेक्ट, मेन एडवर्स इफेक्ट। देन एनोरेक्सिया मतलब भूख न लगना, यहाँ पे लिखा है कि दे विल डिक्रीज द एपेटाइट, है ना, एपेटाइट डिक्रीज करेंगे तो आपको भूख कैसे रहेगा, दैट्स व्हाई एनोरेक्सिया। nausea, abdominal discomfort also will produce lethargy, ये करेंगे आप, ठीक है, lethargy, muscle weakness, excessive weight loss in the few patient, lactic acidosis will be produced with
फेनफॉर्मिन थेरेपी। यूज क्या है उसका, थेरेपेटिक यूज, इट इज यूज्ड इन द ओबेस पेशेंट विद द नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिल्टस सेकेंडरी टू सल्फोनिलयूरिया। अगर सल्फोनिलयूरिया का फेलियर हो गया है, मतलब वो यूज उसका ड्रग का इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें बायगोनेट यूज करें। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ओलिगो ओवुलेशन, ये लेडीज में होता है, जो गर्ल्स होते हैं गर्ल्स में होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो ओवरी है उसमें एक सिस्ट बन जाता है, मतलब उसमें एक मास बन जाता है सेल्स का। तो वो जो ओवरी है, तो एक ओहम बनाने के बजाय ओवुलेशन ही नहीं होता उनमें, जो ओवुलेशन होता है वो कम होता है। दैट इज द ओलिगो ओवुलेशन, दैट इज द पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। उसमें भी ये यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं मुझे भी नहीं मालूम। ब्रिंग्स रेगुलर, दे विल ब्रिंग रेगुलर ओवुलेशन इन द पेशेंट विद, दे विल ब्रिंग रेगुलर। तो यहाँ पे याद रखो कि ओबेस पेशेंट में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिल्टस में यूज होते हैं एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। नाउ अदर ड्रग्स, सो अदर ड्रग्स और दूसरे ड्रग्स कौन से, लाइक अकैरबोज और वैग्लीबोज, Uyasin, these are the alpha glucosidase inhibitor. Okay, so it is a oligosaccharide from microbial origin. ये अकैरबोज क्या है, ओलिगोसैकेराइड, एक 10 से 15 मोनोसैकेराइड का यूनिट है अकैरबोज। सो द बाइंड्स, it binds with competitively with the carbohydrate binding site of alpha glucosidase enzyme. अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम जो होता है, जो प्रेजेंट होता है आपके कहाँ पे, इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर, which is responsible for the absorption of glucose, and that's why these acarbones will bind to alpha glucosidase enzyme and inhibit it in the brush border of enterocyte in the jejunum and inhibits it. And due to inhibition, there is no absorption of glucose. So alpha glucosidase inhibitor prevent the absorption of carbohydrate, not glucose, because of does not interact with the sodium dependent। जो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे आपका डाइसैकेराइड्स हो गया, डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड्स, जो एब्सॉर्प्शन होता है वहां से, तो वो एब्सॉर्प्शन नहीं होने देगा। देन एडवर्स रिएक्शन क्या है उसके, फ्लैटुलेंस, मतलब पेट में गैस बनना आपके, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, लूज स्टूल, मतलब डायरिया टाइप, ओकेजनली इंक्रीज इन द लिवर एंजाइम, दैट इज अकैरबोज। यहाँ पे उसका मैकेनिज्म याद रखो सिर्फ कि इट इज अ अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, सो इट विल प्रिवेंट द एब्सॉर्प्शन ऑफ शुगर्स और ओलिगोसैकेराइड। ग्लूकोज का भी करता है, लेकिन जो दूसरा मैकेनिज्म है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का, उसका उसके कोई रिलेशन नहीं है उसका। तो यहाँ पे ग्लूकोज का भी करेगा इनहिबिशन एब्सॉर्प्शन का, लेकिन ग्लूकोज का दूसरा भी एक चैनल है, तो वहां से ग्लूकोज फिर एब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट वन इज थायोजोलिडीन डायोन्स, like glitazones, pioglitazones and rosiglitazone and or other glitazone. So they binds, what is mechanism of action, they binds to they binds to activate peroxisome proliferator activated receptor, that is a gamma PPAR receptor. So peroxisome proliferator activated receptor, it is a nuclear type of receptor that regulate the insulin expression. Okay, responsive gene, मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन का, जो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, वो रेगुलेट कौन करता है, ये करता है ये रिसेप्टर पीपीएआर, क्या नाम है उसका, पेरोक्सिज्म प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन करने वाला जो जीन है, वो जीन कौन सा है, तो उसको रेगुलेट कौन करता है, एक रिसेप्टर का है। अभी ये क्या करते हैं, थायोजोलिडोन, उसको बाइंड करते एंड क्या करते, उसको बाइंड करके इनिबिट करते थे, उसको बाइंड करके आई थिंक सॉरी, उसको बाइंड करके इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देते। सो एक्सप्रेशन, ओके, सो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डायबिटीज जो शुगर लेवल है कम हो जाएगा। सो दे बाइंड्स विद द बाइंड्स एंड एक्टिवेट्स, ये क्या है, दे बाइंड्स एंड एक्टिवेट्स, किसको एक्टिवेट करेंगे, पेरोक्सिज्म प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर पीपीएआर जो है, द रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीन एक्सप्रेशन ऑफ इंसुलिन। तो बाद में इसका स्टिमुलेट करने के बाद, इसको एक्टिवेट करने के बाद इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। दे ओके, सो दे the increase in the glucose transport into muscle, they also increases the glucose transport in the muscle adipose tissue by increasing the synthesis and translocation of specific amount of transporter, and also regulate the adipocyte differentiation। इनका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, याद रखो ये क्या करेंगे कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ योर इंसुलिन, तो उसको स्टिमुलेट करेंगे बाय बाइंडिंग विद दिस रिसेप्टर। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है, फर्स्ट दे विल डिक्रीज द इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपर insulinemia, blood glucose level, then glycosylated
हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड। दूसरा क्या करेंगे, दे विल डिक्रीज द इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एडवर्स रिएक्शन क्या है उनका, डिक्रीज इन द हीमोग्लोबिन काउंट, हीमोक्रेट, डिक्रीज इन द न्यूट्रोफिल काउंट, इंक्रीजेस द एंजाइम्स। यूजेस क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिल्टस, अदर इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट सच एज पॉलीसिस्टिक ओवरीज में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ड्रग कॉजिंग hyperglycemia, drug causing hyperglycemia, key examples of drug that will increase the blood glucose level. So hormones like glucagon increase will increase the blood glucose level. Glucocorticoids, growth hormone, thyroid hormone, estrogen, progesterone, adrenaline, noradrenaline, these are the hormones which can increase the blood sugar level. Now other drugs like beta blockers like propranolol and all that, then diazoxide, phenytoin, thiazide, nicotinic acid, they will also increase the blood glucose level and cause hyperglycemia. Then again, next, drug causing hypoglycemia. Drug, those decrease the blood glucose level. So MAO inhibitors like seleginine and all that, those will decrease the blood glucose level. Beta blockers, then disopyramide, then ACE inhibitors, quinine and lithium. These will cause hypoglycemia, decrease in the blood glucose level. ये को क्या करेंगे, ये जो drugs है वो increase करेंगे blood glucose level, ये क्या करेंगे, कम करेंगे. Drug causing hypoglycemia unawareness. Selective beta blockers like propranolol, it will cause hypoglycemia unawareness. ये एक याद रखो. बाकी स्वीटनिंग एजेंट जो है, स्वीटनिंग एजेंट क्या यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्वीटनिंग एजेंट यूज क्यों करते हैं डायबिटीज में, देखो जिसको डायबिटीज होता है उसको मीठा खाने का तो बहुत ही मन करता है, मीठा खाने का बहुत मतलब उसको उसको खाने का दिल करता है, तो उसमें क्या करेंगे आप, शुगर की बजाय आप दूसरा स्वीटनर डाल दो जो शुगर नहीं है, सैकरिन, सैकरिन जो होता है, जैसे अभी बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता है शुगर फ्री, शुगर फ्री क्यों, शुगर फ्री में क्या होता है, टेस्ट तो स्वीट ही होता है उसका, लेकिन उसमें बायोलॉजिकल शुगर नहीं होता, उसमें ग्लूकोज नहीं होता, पॉलीसेकेराइड नहीं होता, सो दैट इज आर्टिफिशियल शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो डायबिटीज में उनको स्वीट खाने के लिए ये यूज करते हैं, तो शुगर फ्री वाला केक दे दो, शुगर फ्री वाला केक, तो खाते हैं क्यों, क्या फायदा है उस केक का, शुगर फ्री वाला केक खाना है तो केक खाना ही क्यों है, हाँ डायबिटीज होगा तो इट्स ओके। तो स्वीटनिंग एजेंट क्या है, for example saccharin, saccharin is a sweetening agent which is a carcinogenic in the large amount, so it is a 500 times more sweet than sucrose. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में, saccharin is a 500 times more sweet than sucrose, जीपैट 21 में क्वेश्चन था। देन आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन से है, और aspartame, aspartame is a dipeptide aspartic acid and methyl ester of phenylalanine, aspartame, it is also 200 times more sweeter than glucose. So saccharin 500 times more sweeter than glucose, sucrose. Then aspartame is 200 times more sweeter than sucrose. And then next one is neotame. Neotame is also new. Neotame is also new sweetening agent, artificial. New analog of aspartame, water soluble, heat stable. 30 to 60 times more sweeter than aspartame. ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, याद रखो, के बारे में क्वेश्चन आता है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर, कि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने समराइज किए हैं। कौन से है वो, alpha 2 receptor stimulation inhibit the insulin release, whereas beta 2 stimulation will will cause increase in the insulin release, ये आपने देखा है। So beta receptor stimulation, because beta 2 receptor is present on the pancreas, it will stimulate the insulin secretion, but alpha 2 receptor will inhibit the insulin secretion. That is the influence of your uh, influence of your autonomic nervous system on the pancreas. Then beta blockers will mask all the signs of hypoglycemia except sweating. मतलब अगर हाइपोग्लाइसीमिया होने के कारण जो साइंस आते हैं आपको, रेस्टलेसनेस, आपका रेस्टलेसनेस, नींद आना, स्वेटिंग होना, तो बीटा ब्लॉकर अगर ले लिया आपने हाइपरटेंशन के लिए और आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, कि डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा कि इसका हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, क्योंकि वो मास्क कर देगा, कौन, बीटा ब्लॉकर्स। सो बीटा ब्लॉकर्स विल मास्क ऑल साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया and except sweating, it is mediated by adrenaline, by adrenergic fiber, not by vitreous, क्योंकि सिर्फ स्वेटिंग मास्क नहीं कर सकता, क्योंकि स्वेटिंग कौन रेगुलेट होता है, वो एड्रेनालिन, adrenergic fiber रेगुलेट करता है। Now insulin preparations are supplied and stored at a neutral pH 7.2 to 7.4, except glarine insulin preparation, उसके लिए pH लगता है 4. Sulfonyl urease except glyburide and meglitinides are safe in the renal failure. Metformin is a drug of choice for the type 2 diabetes mellitus. याद रखो, metformin is a drug of choice for type 2 diabetes mellitus
and first line therapy for type 2 diabetes. This is important last year. Biguanides acts by decreasing the production of glucose and increasing the utilization of glucose. याद रखो. Rosiglitazone increases the risk of angina and myocardial infarction as well as high density cholesterol level. So rosiglitazone का रिस्क इंक्रीज करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का और एंजाइना का. Pioglitazone has a risk of bladder cancer upon long-term use. Pramlintide is only approved drug for the treatment of type 1 as well as type 2 diabetes. दोनों टाइप में कौन सा ड्रग यूज है, कौन सा ड्रग अप्रूव्ड है? Pramlintide is the only drug approved for type 1 as well as type 2 diabetes. Then incretin are the new drug for diabetes mellitus. Incretins are the new class of drug for diabetes mellitus. Incretin उनको बोलते हैं incretin. So they are nothing but they acts by as a GLP-1 receptor agonist. जो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड होता है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है. DPP4 इनहिबिटर्स मतलब ये जो इंक्रीटिन है, इंक्रीटिन्स ये नया क्लास है डायबिटीज का, डायबिटिक ड्रग का. सो दे विल एक्ट एज अ GLP-1 receptor agonist and DPP4 inhibitors. Response to release insulin for oral glucose is 4 times more than intravenous glucose because ingested glucose releases glucagon like peptide GLP-1 which amplifies the insulin secretion. So drug which are the agonist to GLP-1 और endogenous GLP is broken. ठीक है, ये मैकेनिज्म है उसका. ठीक है, बाद में पढ़ लेना. बस इतना याद रखोगी. इंक्रेटिन आर द न्यू क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग. Those act by increasing the GLP-1 receptors and inhibit the DPP4 receptors. Then amylin analog, another amylin analog like pramlintide is a synthetic analog of islets amyloid polypeptide. Islets amyloid polypeptide. ये भी एक islets amyloid polypeptide एक हार्मोन होता है जो नॉर्मली पैंक्रियाज में बनता है, तो उसका एनालॉग है अमाइलिन. ये ड्रग है अमाइलिन. It acts by decreasing the glucagon secretion, gastric emptying and appetite stimulant used for the treatment of both type of diabetes mellitus. SGLT2 inhibitors like dapagliflozin and sinagliflozin has adverse effect of increased urinary tract infection and genital infection. Incidence is higher rate of breast and bladder cancer. कि जो dapagliflozin और sinagliflozin है, ये जो है ये GLT2 इनहिबिटर्स है, वो क्या करते हैं, कैंसर करते हैं और इन्फेक्शन का रेट भी बढ़ाते हैं. So this was all about the drug used in the treatment of diabetes mellitus. So it is over.